हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी बुक का मैट्रिक्स यानी कि व्यू के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का है, थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन है। तो आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यही तो आप लोग सामने बुक रख लीजिएगा और बुक में से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। उसी तरह हम बुक में से क्वेश्चन पढ़कर बना देते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी सामने बुक रख लीजिएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष। किसी व्यापार संघ के कोष के पास कितना है? 30,000 रुपये का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। कितना पैसा है उसके पास? 30,000 रुपया है। यानी कोई व्यापार संघ है जिसके पास कितने रुपये हैं? 30,000 रुपया है। कह रहा है कि वह दो भिन्न भिन्न ब्रांडों में उसको निवेशित करना चाहता है, यानी कि खर्च करना चाहता है, यानी लगाना चाहता है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 3,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला दिया है 1,800 रुपया हो जाए और दूसरा दिया है 2,000 रुपया हो जाए। बात समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया तब जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोई व्यापारी संघ है, उसके पास 30,000 रुपया है, वो दो ब्रांडों में निवेशित करना चाहता है, यानी कि लगाना चाहता है। ठीक है, पहला करके पहला ब्रांड पर उसको 5% और दूसरा ब्रांड पर कितना है? 7% मतलब ब्याज प्राप्त होता है। कह रहा है कि इसको अवयव गुणन के द्वारा निर्धारित करना है, यानी कितने हजार रुपये का जो कोष है वह दो प्रकार में किस प्रकार मतलब लगाएगा कि उस व्यापार संघ को वार्षिक ब्याज कितना प्राप्त हो? 1,800 रुपये एक नंबर में दिया है क्वेश्चन, और दूसरा दिया है कितना? 2,000। चलिए हम इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तब जो व्यापारी है वो 30,000 रुपया खर्च करता है, यानी कि उसके पास 30,000 का पूंजी है। तो मान लेते हैं कि इसको दो ब्रांड में लगाना है। तो मान लिया जाए, माना कि पहले ब्रांड और निवेशित। ठीक है, यानी कि पहले ब्रांड में कितना निवेश कर रहा है? मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, कितना निवेश कर रहा है? 100 रुपया। अब टोटल इसके पास जो है वो 30,000 रुपया है। जब इसमें से 1 रुपया निवेशित कर देगा तो बचेगा कितना? इसको नॉर्मल एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, कह दे कि हमारे पास 15 रुपया है। ठीक है, और जब हम कोई काम करने जाते हैं वहां से इसमें से हम 7 रुपया खर्च कर देते हैं, चाहे 7 रुपये उसमें हम लगा देते हैं, तो फिर हमारे पास बच कितना जाएगा? बात समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ? यानी कि कह रहा है कि 15 रुपया इसको दो जगह जमा करना है। ठीक है, तो एक जगह अगर हम 7 रुपये जमा कर देते हैं तो दूसरा जगह हम कितना जमा करेंगे? तो जितना हम जमा कर दिए हैं उतना इसमें से क्या करना होगा? हमको माइनस करना होगा ना। तो कितना जमा करेंगे? 8 रुपये जमा करेंगे। क्वेश्चन समझ में? तो वही बात यहाँ पर भी है। कह रहा है कि जैसे कि पहला में हम कितना निवेशित कर दिए हैं? 100 रुपया, मतलब 100 रुपया लगा दिए हैं, तो दूसरा में कितना होगा? तो दूसरे ब्रांड में हमारा जो हो जाएगा, दूसरे ब्रांड में निवेशित, दूसरे ब्रांड पर निवेशित राशि है, लिखना है तो लिख सकते हैं कितना? इसमें से माइनस करेंगे ना, तो 30,000 माइनस कितना हो जाएगा? 100 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल देना है। यानी कि कोई व्यापारी है जो दो संघों में क्या करता है, मतलब दो ब्रांडों पर कुछ निवेश करना चाहता है। तो यहाँ पर कह रहा है, ठीक ना? तो पहला पर हम मान लिया कितना? 100, दूसरा पर मान लिया है कितना? 30,000 माइनस 100। अब हम आगे आते हैं। अब देखो बाबू क्या कहता है, ये हमारा 100 हो गया और दूसरा क्या हो गया? हम एक नंबर बनाना चाहे, ए नंबर है ना शायद, ए नंबर में ए नंबर बना रहा है। ठीक है, तो 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, इस पर ब्याज कितना है? पहला पर हमारा ब्याज दिया है 5% और दूसरा पर दे रहा है 7%। कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर में टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 30,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और हम जानते हैं। क्या जानते हैं?
कि जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में क्या हो जाता है, 100 होता है ना, तो वही करना है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, एक्स 30,000 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 5 बट दोनों में से परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ भी बट्टा में कितना होगा 100 और यहाँ पे कितना होगा 100 होगा ना। अब बराबर में 30,000, सॉरी 30,000 1800 है, मिस्टेक हो रहा है। बराबर में कितना दिया है 1800, क्वेश्चन में देख लेना बाबू कितना दिया है, ठीक है। तो 1800 रुपया यहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका रो और इसका कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हो जाएगा हमारा कितना 5x/100, यहाँ प्लस होता है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 21, कितना जीरो रखेंगे 4, तो 4 जीरो रख लेते हैं। अब माइनस कितना हो जाएगा 7x, अब बाई में कितना हो गया 100 इक्वल टू यानी कि 1800 यानी कि 1800, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालना है तो निकालेंगे। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा कितना 100 यानी 100 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 21 और कितना 40 और माइनस 7x इक्वल टू 1800, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 2x आप प्लस में 21 पर कितना जीरो 40 इक्वल टू ये 100 जाकर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस पर भी कितना जीरो हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। या आगे बढ़ लेते हैं, -2x इक्वल टू, अब ये प्लस में है उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में, यहाँ पे लिखेंगे 18 पे कितना जीरो है 40 और माइनस 21 पर भी 40 माइनस करेंगे, -2x इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ से कितना बचेगा 3 माइनस में, अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसलिए x का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, अब बाई 2 हो जाएगा ना, कैंसिल कर दें, अब 15 000, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1500 यानी 15,000, x का मान निकल गया, ठीक है। यानी कि पहले जो ब्रांड पर है तो पहले ब्रांड पर वो कितना निवेश करेगा, इतना निवेश करेगा, ठीक है। तो लिखना लिखेंगे पहले ब्रांड पर निवेश बराबर कितना, x बराबर माने थे, x का वैल्यू यही ना आया है इतना रुपया, ठीक है। और दूसरे ब्रांड पर निवेश कितना माने हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं यही ना माने हैं, तो हो जाएगा 30,000 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस कितना 15,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। और यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया ना। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखेंगे इसका बी नंबर, ठीक है। तो बी नंबर में कितना दिया है 2,000 रुपया दिया है, ठीक है 2,000 रुपया, सेम टू सेम इसी तरह बनाना है उसमें। अब यहाँ पर हम 1800 रखे थे एक नंबर में, तो इसमें क्या रखेंगे 2,000 रुपया रखेंगे, ठीक है। यानी कि फिर उसमें भी हमको क्या करना होगा, माना कि पहले ब्रांड पर निवेश कितना है 1 रुपया, दूसरे ब्रांड पर निवेश कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। फिर ये इसी तरह लिखेंगे, और यहाँ पे 5% है यानी 5%, यहाँ पर 7% इक्वल टू कितना 2,000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम एक्स 30,000 माइनस एक्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे 5/100 और 7/100 करेंगे ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, फिर यहीं पे बदलेगा। फिर इसका रो इसका कॉलम में मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5x/100 आप प्लस 21 यानी कि 2 लाख
2,01,100 40 हो जाएगा। हाँ 2,10,000 माइनस कितना आ जाएगा 7x, अब बाई में फिर 100 इक्वल टू 200। इसका एलसीएम निकालते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है इसलिए स्पीड बढ़ लेते हैं थोड़ा। यहाँ से कितना 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x कहीं 1010, हाँ ठीक है, इक्वल टू 200। फिर वही काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से माइनस करेंगे तो -2x प्लस 21 पे कितना 40 इक्वल टू फिर यहाँ पे 2 पर हमारा कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा ना। आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से, तो -2x इक्वल टू 2 पर कितना 050 और यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में 221 पर 40 तो -2x इक्वल टू माइनस कर लेते हैं 0 0 0 कितना हुआ 4 बचा कितना 1 माइनस में, तो हो जाएगा हमारा क्या यह माइनस से माइनस कैंसिल था x इक्वल टू हो जाएगा कितना 10,000/2 110 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ठीक है। इसलिए यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं 5,000 एंड 500 तो x का वैल्यू कितना आ गया सॉरी 5,000 x के बाहर निकल गया ना, यानी कि पहले ब्रांड पर निवेश x, वही बात फिर यहाँ पे तो पहले ब्रांड पर निवेश बराबर कितना x बराबर 5,000 रुपये ठीक है, यानी कि 5,000। दूसरे ब्रांड पर निवेश माने कितना है यही ना माने हैं, हम माइनस में x यहाँ पर रख लेते हैं 30,000 माइनस कितना 5,000 बराबर 25,000 रुपया ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बुक में से, और बाकी पढ़कर हम भी समझा देते हैं। कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान ठीक है, 8 दर्जन भौतिकी विज्ञान तथा 10 दर्जन और शास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का क्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया 60 रुपया तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है। गणित बीज गणितीय के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, कोई दुकानदार है जो क्या करता है कि 10 दर्जन रसायन विज्ञान रखा है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन क्या और शास्त्र के बुक है। इन बुकों को जो किताब है इसको बेचने पर यानी दे रहा है कितना 80 रुपया 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक, यानी कि एक पुस्तक को बेचने पर जैसे मान लेते हैं रसायन विज्ञान के एक पुस्तक बेचेगा एक किताब बेचेगा तो क्या मिलेगा 80 रुपये मिलेगा ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो दिया है ये जो दिया हुआ है वह मतलब पर पुस्तक पर दिया है ठीक है, और ये जो किताब यहाँ पर दिया है वो दर्जन में दिया हुआ है ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी संख्या में बदल लेंगे, यानी कि दर्जन में एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है ना, तो दर्जन में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ठीक है। बस यही देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर किताबों की संख्या हो जाएगा, यानी कि पुस्तकों की संख्या मान लेते हैं पुस्तकों की संख्या, यहाँ जो हमारा हो जाएगा क्या होगा इसका दर हो जाएगा, और यहाँ हमारा कुल धन राशि हो जाएगा ठीक है। तो पुस्तकों की संख्या यानी कि पहला कह रहा है 10 दर्जन, तो 10 दर्जन मतलब 12 दांके 120, तो 120 पुस्तक हो गया इसका रसायन विज्ञान का, अगर लिखना तो लिख देंगे। दूसरा हमारा क्या दिया है भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान 8 दर्जन है, तब 12 8 है 96, समझ में आ रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि और शास्त्र का जो है 10 दर्जन, 10 दर्जन बोले कितना 120, समझ आ रहा है ना। यानी कि जो दर्जन में दिया है तो दर्जन को हम संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से गुणा कर लेना है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दर, तो जो दर दिया है तो पहला पुस्तक का दर कितना है 80 रुपया है, दूसरा का कितना है 60 रुपया है,
और तीसरा कितना दिया है 40 रुपया, ठीक है। इसका कुल जो धन राशि है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, यानी कि जो कुल धन राशि हमको प्राप्त होगा, यानी कि इतना पुस्तक बेचने पर हमको जितना कुल राशि प्राप्त होगा वह कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कुल राशि को क्या मान लिए, एक्स, ठीक है। अगर लिखना तो लिखते हैं माना। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तब इसको चलते हैं सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 12 यानी कि 8, यानी कि 12 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 12 12 8 जा कितना होता है 96। यहाँ भी एक जीरो है और वहाँ भी एक जीरो है तो कितना हो जाएगा 9600। अब इसका मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36 और 6 9 जा 54 और 54 कैरी 3 बचा था तो कितना हो जाएगा 57 और एक जीरो इधर रहता है जीरो। अब यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस रहेगा ना 12 4 जा 48, एक जीरो यहाँ पर है और एक जीरो यहाँ पे, इक्वल में कितना रखेंगे एक्स रखेंगे, समझ आ रहा है ना। यानी कि इसका रो और इसका कॉलम में मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको सबको ऐड किया जाए तो 0 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ 0 6 0 क्या होगा 6, यहाँ पर बचा 8 7 15 15 और 6 कितना हो जाता है 15 6 हो जाएगा 21 कैरी 2 बचेगा 4 5 9 और 9 9 कितना हो गया 18 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा हमारा 20,160 रुपीज, यानी कि टोटल ये पुस्तक बेचने पर उसको कितना रुपया प्राप्त होगा 20,160 रुपीज। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, यानी कि मेरे यह जो मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 22 जो है उसके लिए कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2n 3 टू इंटू एन दिया, ठीक है, 2 × n 3 × k 2 × p n × 3 तथा p × k कोटियों के आव्यूह हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं, यानी कि दिया क्या हुआ है। तो दिया है एक्स का कोटि दिया है, वाई का कोटि दिया हुआ है, जेड का कोटि दिया हुआ है, डब्लू का कोटि दिया है और किसका दिया है पी का दिया है। तो सबका हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझने में हमको क्या होगा आसानी होगा, ठीक है। तो एन एक्स का दिया है 2 × n, ठीक है, और वाई का दिया है 3 × k, जेड का दिया है 2 × p और डब्लू का दिया है n × 3 और जो p है उसका दिया है p × k। ये सब इसका कोटि दिया हुआ है। अब हमें 21 नंबर जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है और नहीं तो आप लोग बुक सामने रख लीजिएगा, उससे और भी सुविधा हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन हमारा 21 नंबर का रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है के इक्वल टू 3 दिया है, पी इक्वल टू एन दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है के स्वच्छ है और पी इक्वल टू 2 दिया है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पी स्वच्छ है और के इक्वल टू 3 दिया है। ऑप्शन नंबर डी ये दिया है के इक्वल टू 2 और पी इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा विचार करते हैं। तो कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान देंगे पी वाई कब परिभाषित होंगे, पी वाई कब परिभाषित होंगे जब जैसे कि मान लेते हैं पी का जो कोटि दिया हुआ है पी वाई परिभाषित होंगे, कब परिभाषित होंगे यदि कब जैसे कि पी का कोटि क्या हो जाएगा, यानी पी क्या पी की कोटियाँ, पी की कोटि क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं p × k है
और y की कोटि क्या है, तो y की जो कोटि है वो कितना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 इंटू के है। तो एक बात और हम जानते हैं कि यह परिभाषित कब होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इसका जो कोटि क्या है p इंटू के है और इसका कोटि क्या है 3 इंटू के है। तो जब इसका कुलम इसके रो के बराबर होगा तब जाकर ये क्या होगा, परिभाषित होगा। पहले से भी जानते हैं, बस उसी का प्रयोग करेंगे, यानी कि k इक्वल टू 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये परिभाषित हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। ये तो हम किस पर विचार कर रहे थे, पी और वाई पर विचार कर रहे थे, ठीक है। अब हम चलते हैं डब्ल्यू और वाई लेकर, डब्ल्यू और वाई पर विचार करेंगे। तो डब्ल्यू और वाई परिभाषित होगा कब, डब्ल्यू और वाई परिभाषित होंगे कब, यदि क्या, फिर उसी तरह इसमें हम डब्ल्यू को लेकर चलेंगे, यानी कि डब्ल्यू की कोटि कितना दिया हुआ है, तो डब्ल्यू का जो कोटि है वो कितना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एन इंटू कितना है 3 है, एन इंटू 3। उसके बाद वाई है, तो वाई की कोटि, तो वाई की कोटि कितना दिया उतना ही है, यानी कि 3 इंटू के है। तो यहाँ इसके लिए भी कब ये परिभाषित होगा, जब यानी कि एन इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू के, यानी कि ये इसके क्या हो, बराबर होगा, तब ये भी क्या होंगे, परिभाषित होंगे। अब देख लेते हैं, जब दोनों की कोटि निकल गया तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखते हैं पी वाई प्लस क्या डब्ल्यू वाई, इसकी परिभाषित ये कब परिभाषित होगा ये देखेंगे। तब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होंगे, परिभाषित होंगे कब। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि मान लेते हैं ये पी वाई को परिभाषित हमको यहाँ पर दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पी वाई देखना है, तो जो पी वाई की कोटि हो जाएगा यहाँ पे, तो पी वाई की जो कोटि होगा वो क्या हो जाएगा, पी इंटू के होगा। और इसमें अगर देखेंगे डब्ल्यू वाई की जो कोटि होगा वो क्या हो जाएगा, एन इंटू के। समझ में आ रहा है ना, यानी कि जब इसका ये दोनों सेम हो गया तो इसका जो पी वाई का जो कोटि निकलेगा, यानी कि पी वाई की कोटि, पी वाई की कोटि कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था ना, उन्होंने बताया है ना उस तरह निकालने के लिए, तब पी इंटू के हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम किसका कोटि निकाले हैं, यानी कि डब्ल्यू और वाई की, तो डब्ल्यू और वाई की जो कोटि है वो कितना हो जाएगा, एन इंटू के, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि कब परिभाषित होगा, जैसे कि मान लेते हैं यानी कि इसका जो रो, इसका कुलम है इसके रो के बराबर हो जाता है तब ये परिभाषित है, और जब ये और ये जब परिभाषित हो जाएगा तो जिसका कोटि होगा ये दोनों का गुणन होगा, इन दोनों का गुणन निकल गया कोटि। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पी और वाई की कोटि याद करना। तो एक बात और हमें ध्यान रखना है, ये दोनों कब जुटेगा, जब दोनों का कोटि क्या हो, समान हो, तभी तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अन्यथा इसका योगफल ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ आ रहा है ना, यानी जितना इसका कोटि है उतना ही कोटि इसका भी होगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, N, और K इक्वल टू कितना हो जाएगा, K। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, तब P इक्वल टू N, ठीक है। अब K का वैल्यू हम यहाँ पर निकाले थे, यहाँ पे K इक्वल टू कितना रख सकते हैं, 3। तो K इक्वल टू कितना आ गया, 3। अगर इतना अगर हो जाता है तब ये क्या है, परिभाषित है, और यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तब P इक्वल टू N और K इक्वल टू 3 देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, इसमें पहले K वाला दिया है और बाद में P वाला दिया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले दोनों का अलग अलग कोटि निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम देख लेंगे इसका कोटि क्या होगा, दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों का कोटि क्या होगा। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, डब्ल्यू और वाई का अलग अलग कोटि निकाल लिया, इसमें हम दोनों का, ये तो हमको मालूम है कि दोनों बराबर होगा तभी क्या कर सकते हैं, इसका मतलब गुणा निकाला जा सकता है। और फिर इन दोनों के डब्ल्यू वाई के कोटि निकाल लिए, तो इसका योगफल निकालना है, तो हम योगफल निकालेंगे तो दोनों का कोटि सेम होना चाहिए तब ना योगफल निकलेगा, ठीक है। तो दोनों का योगफल के लिए हम कोटि क्या कर दे, सेम कर दिए, तो यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, N, और K बराबर क्या हो जाएगा, K। तो K का मान यहाँ पे दिया है 3, तो यहाँ पे 3 रख दिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
22। तो जो ये कंडीशन दिया है वो भी इसमें हमें अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या कह रहा है। दिख रहा है ना क्वेश्चन, कह रहा है यदि n इक्वल टू पी, n इक्वल टू क्या दिया है, p दिया हुआ है, तो कह रहा है कि अवयव 7x माइनस 5z की कोटि है, और ऑप्शन में हमारा दिया है, ऑप्शन ए में दिया है p इंटू 2, ऑप्शन बी में हमारा दिया है कितना 2 इंटू एन, और ऑप्शन सी में हमारा दिया है n इंटू 3, और ऑप्शन डी में जो दिया है वो क्या दिया है p इंटू एन। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें से चुनना है कि कौन सा सही है। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको हम बनाना प्रारंभ करते हैं। तो ये हमारा दिया है 7x माइनस 5z। तो सबसे पहले हम देखेंगे x की कोटि, x की कोटि। तो x की कोटि हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया है 2 इंटू एन। और यहाँ देखेंगे z की कोटि, तो z की कोटि, तो z की कोटि कितना दिया है यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 इंटू पी। अब दोनों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सॉरी अंतर ज्ञात करना नहीं माइनस में। तो दोनों का अंतर या योगफल हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब दोनों का कोटि क्या हो, समान हो। समझ में आ रहा है ना, यानी कि जब दोनों का कोटि एक जैसा होगा तभी जाकर हम उसका योगफल या अंतर ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा उसका योगफल या अंतर ज्ञात करना संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर वही देखेंगे, क्योंकि यानी कि 7 इंटू एक्स या 7 इंटू एक्स माइनस 5z की, ऐसे देते हैं 7x और कितना 5z की कोटि क्या होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें 2 इंटू क्या हो जाएगा, अब चाहो यानी कि ये इसके बराबर है, तो और ये वाला क्या हो जाएगा, अब इसके जगह पर एन रखो चाहे इसके जगह पर पी रखो। यहाँ पर अगर हम पी रखते हैं तो ऑप्शन में कोई हमको पी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर एन रखते हैं तो हमको ऑप्शन में क्या है एन दिखाई दे देगा। ठीक है, यानी कि अगर कहने का मतलब ऐसा भी देख सकते हैं 2 इंटू एन इक्वल टू कितना 2 इंटू पी। समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पे ये दोनों हमें क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी इसका कोटि क्या होना है, सेम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 का 2 हो गया। अब n के जगह पर p रखें या p के जगह पर n, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दे दिया है क्या, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब n के बराबर p लिखो चाहे p के बराबर n लिखो। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम देखें तो 2 इंटू पी कहीं दिया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, n का प्रयोग करेंगे, तो 2 इंटू एन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हम देख लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो ये हमारा चैप्टर यानी कि 3.2 कंप्लीट होता है, यानी कि ये लास्टिंग क्वेश्चन था इसका। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।